हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स टर्म 2 के जो मॉडल सेट्स जारी किए गए हैं काउंसिल के द्वारा उनको डिस्कस करेंगे। और अब तक हम लोगों ने सेट 1 कंप्लीट कर लिया है। सेट 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने आपको डिटेल में उन सारे क्वेश्चंस के आंसर बतला दिए हैं कि आप कैसे क्वेश्चन के आने पर उसका आंसर कर सकते हो, लेंथ वगैरह आपको कितनी रखनी है, शॉर्ट में, लॉन्ग में, ये सारी बातें। आज के क्लास से हम सेट 2 डिस्कस करेंगे। जैसे सेट 1 के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया था, ठीक उसी तरह से सेट 2 के भी सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे 1 बाय 1 करके, सो दैट कि एक प्रिपरेशन जो है हमारी वो होती चली जाए और हमें क्वेश्चन के आंसर का आइडिया मिल जाए कि कैसे हमने क्वेश्चंस करने हैं इन केस ऑफ हमसे इसी तरह से मिलते जुलते क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो चलिए शुरू करेंगे। और सेट नंबर 2 जो है उसमें भी आपके सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सेम हैं, तो वो सब मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ। वो आपको याद रखना है कि एग्जामिनेशन में आपने हमेशा पढ़ लेना है कितने ग्रुप में क्वेश्चंस हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, ईच ग्रुप में मुझे कितने क्वेश्चन का आंसर करना है, एंड अकॉर्डिंगली हम आंसर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप ए से। ग्रुप ए से हम शुरुआत करते हैं और ग्रुप ए में भी आपके टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 5 के आंसर करने होंगे। ठीक है, फिलहाल मैं आपको 7 क्वेश्चन का आंसर बतलाऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेके चलें और फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन बोल क्या रहा है, देन हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है। बोलता है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट्स आर 10, 20, 15 एंड 5। फाइंड द मीन मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स। एक बच्चे ने 4 सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स स्कोर किया है और उसका मीन मार्क्स निकालने के लिए बोला जा रहा है। सिंपल हम मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और मीन का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्वेशन जितने भी दिए हुए हैं उसका सम करना है। वैल्यू दिया हुआ है आपका 10, 20, 15 एंड 5। सबको जोड़ देंगे, होल डिवाइडेड बाय 4 क्योंकि 4 ऑब्जर्वेशंस हैं। उसके बाद आपने इन सबका सम कर लेना है। सबका सम करेंगे ऊपर तो 15 एंड 5 20 एंड 20 40 एंड 10 50 50 अपॉन 4। अब इसको आप डिवाइड कर लो तो आपका वैल्यू आ जाएगा 12.5 एंड दिस इज योर मीन वैल्यू। यही हो गया आपका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे हमारा क्लियर है। तो क्वेश्चन में सिंपली हमसे जो पूछा जा रहा था हमने उसी का जवाब दे दिया है। फॉर्मूला मीन का आपको अप्लाई करना है और मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, चलते हैं हमारे दूसरे सवाल पर। और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है व्हाट इज लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व क्या होता है? तो लॉरेंज कर्व जो है ये हम लोगों ने डिस्कस किया है जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे कि लॉरेंज कर्व है आपका मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, इसको आप इंट्रोड्यूस करते हुए पॉइंट वाइज लिख सकते हो। इट इज द मेजर ऑफ डिस्पर्सन ग्राफिकली। याद रखिएगा जो आपका लॉरेंज कर्व है वो डिस्पर्शन को जब हम ग्राफिकली मेजर करते हैं तो जिस कर्व का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लॉरेंज कर्व कहते हैं। सबसे पहली बात आप ये जान लो कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लॉरेंज कर्व वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉरेंज कर्व वाज introduced by Max O.
लॉरेंज, इसलिए इस कर्व का जो नाम है वो लॉरेंज कर्व हो गया है। और इसके अलावा इसके बारे में आप और लिख सकते हो कि ये जो लॉरेंज कर्व है, दिस एनालिसिस, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, या कोई भी क्यों लॉरेंज कर्व का इस्तेमाल करता है। ठीक है, डिस्पर्सन को मेजर करता है, बट और ये डिटेल में आपको किन चीज़ों में हेल्प करता है, तो दिस एनालिसिस विल हेल्प टू गवर्नमेंट in understanding the unequal distribution of income and wealth। देखिए, देश में अगर आय और धन की असमानता का पता लगाना है कि कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री में, तो उस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को पता करने के लिए या उसे मेजर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लॉरेंज कर्व का इस्तेमाल करते हैं। हम एज इन गवर्नमेंट जो है वो लॉरेंज कर्व को यूज़ करते हैं सो दैट कि वो इनकम और वेल्थ के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का पता कर सके। लॉरेंज कर्व जो है इसका कॉन्सेप्ट मैक्सवेल लॉरेंज ने दिया था फर्स्टली, और इसी से आप क्या करते हो कि देश में किसी भी कंट्री में जो रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है वो मेजर किया जाता है। आप याद करो, रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो क्या होती है, तो जब हम कंपेयर करते हैं एक पर्सन के इनकम को विद द इनकम ऑफ अनदर पर्सन, देन कंपैरिजन में जो हमको गरीब मिलता है उसको हम रिलेटिव पॉवर्टी कह रहे हैं। और उसी तरह के एनालिसिस में ये कर्व आपको हेल्प करता है। सो दिस इज़ द लॉरेंज कर्व। आप इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। मैं यहाँ पे और हिंट कर देती हूँ, आप इस कर्व को बना कैसे सकते हो। तो लॉरेंज कर्व को हम बनाते हैं कुछ इस तरह से, ये आपका कुछ ऐसा कर्व बनता है, ठीक है। और ये जो गैप है 2 पॉइंट्स का, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ये बतलाएगा। ये गैप जितना कम होगा ये उतने कम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को दिखलाता है। तो इस तरह से लॉरेंज कर्व जो है वो इक्वालिटी और इनइक्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो लॉरेंज कर्व कुछ ऐसा बनता है। अब आप देख सकते हैं कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और मुझे किस तरह से इसका आंसर करना है। 2 लाइन इनफ रहेंगे। किसने दिया है बता दीजिएगा। मैक्सवेल लॉरेंज ने दिया है। और इस कर्व से हम क्या करते हैं, तो डिस्पर्सन मेजर करते हैं, या फिर तुम बता दो कि इससे हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का पता लगाते हैं। और आप चाहें तो कर्व को भी रफली ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे लॉरेंज कर्व का आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे कह रहा है डिफाइन कीजिए बेस ईयर को। जो हम लोग इंडेक्स नंबर में पढ़ते हैं बेस ईयर, और इसी की तुलना, इसी के आधार पर हम तुलना करते हैं वर्तमान वर्ष के तमाम जो भी आपके डेटाज अवेलेबल होते हैं उनका। तो वही बेस ईयर के बारे में यहाँ से आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बेस ईयर को डिफाइन करना है, सिंपल हम 2 लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब बेस ईयर क्या हो गया भाई, तो बेस ईयर वो पीरियड होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम चेंज को मेजर करते हैं। बेस ईयर इज दैट पीरियड या इज द पीरियड with respect to which change is measured। ठीक है,
बेस ईयर किसको कहते हैं? तो बेस ईयर हम उस टाइम पीरियड को कहेंगे जिस टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में, जिसके आधार पर हम चेंजेस को मेजर करते हैं। ठीक है, बेस ईयर के बारे में आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे एक बेस ईयर की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स, एक बेस ईयर कैसा होना चाहिए। तो जो बेस ईयर होना चाहिए दैट शुड बी नॉर्मल। ए बेस ईयर should be a normal year। ठीक है, नॉर्मल ईयर से मेरा मतलब है कि एक ऐसा वर्ष को आप आधार वर्ष चुनेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ ना हो, जैसे कि वॉर हो गया हो या अर्थक्वेक आ गया हो या इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आ गए हो, महंगाई बहुत बढ़ रही हो, घट रही हो। तो इस तरह के फ्लक्चुएशंस वाले ईयर को हमें बेस ईयर नहीं लेना चाहिए। दैट शुड बी अ नॉर्मल ईयर, ताकि कंपैरिजन जो है वो हमारा थोड़ा सा इजी हो जाए, आसान हो जाए। और ऐसा नहीं है कि आसान होने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अगर नॉर्मल ईयर नहीं लोगे तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट तुमको डेटा मिल जाएंगे, बहुत ही अलग अलग डेटा मिलेंगे, तो एग्जैक्ट हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, चेंजेस को मेजर हम नहीं कर पाएंगे। तो जो मेन पर्पस है बेस ईयर का दैट इज़ कि एक ऐसा ईयर होना चाहिए जिसमें हम चेंजेस को मेजर कर पाएँ। अगर ऐसा नहीं लेते हैं तो फिर चेंजेस का पता ही नहीं चल पाएगा। तो दैट शुड बी अ नॉर्मल ईयर। उसी की तरह और भी बेस ईयर के बारे में आप बातें लिख सकते हो कि द इंडेक्स फॉर बेस ईयर इज ऑलवेज टेकन 100। जो बेस ईयर होता है ना, जिसको हम इंडेक्स नंबर में यूज़ करते हैं, उसका जो इंडेक्स वैल्यू होता है वो हमेशा 100 लेते हैं, सो दैट कि कंपैरिजन जो है वो ईजिली हो जाए और किसी भी तरह के चेंजेस को हम आसानी से मेजर कर पाएँ। तो याद रख सकते हैं आप कि दैट शुड बी ऑलवेज 100, और ये हमेशा हम 100 ही लेते हैं। उसके अलावा आप और भी इसमें फीचर्स लिख सकते हैं कि अ बेस ईयर should not be vary, बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाला नहीं होना चाहिए, या फिर इसको कह सकते हो शुड नॉट बी वेरी डिस्टेंट, वैरी या फिर वेरी डिस्टेंट फ्रॉम करंट ईयर। देखो, जिसको भी बेस ईयर ले रहे हैं करंट ईयर के साथ उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत वैरी नहीं करना चाहिए। वो आसपास का समय अगर लें तो एग्जैक्टली चेंजेस का पता लगा सकते हैं। वैसे हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, डजंट मीन कि तुमने सारे लिखने हैं। आप इनमें से कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं ईजिली, और वो मैं तुमको ऑप्शन देने के लिए इतने पॉइंट्स बता रही हूँ ताकि आप अपने आंसर को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकें। ठीक है, तो ये सारा का सारा लिखा हुआ है, डजंट मीन कि तुमको पूरा का पूरा लिखना है याद करके। अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसमें से किसी भी 2 लाइन को, 2 पॉइंट्स को लिख सकते हैं, आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो बेस ईयर के बारे में इतनी बातें इनफ रहेंगी कि बेस ईयर क्या है भाई, तो वो पीरियड होता है जिसके आधार पर हम चेंजेस को मेजर करते हैं, और बेस ईयर का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा 100 होता है। आप ये लिख देंगे, काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है नेम 1 प्रोग्राम रन बाय द गवर्नमेंट फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जितने भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उन तमाम प्रोग्राम्स में से कोई भी एक प्रोग्राम का नाम आपसे पूछ रहा है जो कि गरीबी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो आप इसमें कोई भी प्रोग्राम का नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम एक प्रोग्राम का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं
जो कि आपको हर तरह से काम आने वाला है, विच इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम कहते हैं MG नरेगा। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम का नाम आप लिख दो, जो कि गरीबी दूर करने के उद्देश्य के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अडॉप्ट करी गई थी, विच इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आप कोई भी प्रोग्राम का नाम दे सकते हैं, ये काफ़ी फेमस प्रोग्राम है MG नरेगा या मनरेगा जिसको हम कहते हैं, तो आप इसका नाम दे सकते हैं और इसके साथ आप लिख सकते हैं कि ये प्रोग्राम कब आया था। तो दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2005। तो इस तरह से आप एक चूँकि 2 नंबर में पूछ रहा है और सिर्फ आपसे नाम ही पूछा है, ये नहीं बोल रहा है कि प्रोग्राम को डिटेल में बताएं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये एक वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था जिसमें लोगों को रोज़गार दिया जा रहा था, वेज एम्प्लॉयमेंट नॉट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और रोज़गार देने के पर्पज़ से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत देश में लोगों को 100 दिन की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई जा रही थी। और इस प्रोग्राम के और भी आप लिखना चाहें तो ऐड कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम में जो है गवर्नमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी प्रोवाइड करा रहे थे टू द पब्लिक। वैसे लोग जिनको रोज़गार नहीं मिल पाया उनको बेरोज़गारी भत्ता के तौर पर कुछ अमाउंट ऑफ मनी भी दिया जा रहा था। तो इस तरह से इस प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया था फॉर रिडक्शन इन पॉवर्टी। तो आप इसका नाम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर कंप्लीट होता है। चूँकि एक ही प्रोग्राम पूछ रहा है तो बहुत ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है और हम सिंपली एक प्रोग्राम का नाम यहाँ पे लिख देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नेम वन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपसे पूछा जा रहा है सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, उसमें से आपसे सिर्फ एक सोर्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप उसी तरह से अपना आंसर कर दें। एजुकेशन, ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, उसमें से आप एक सोर्स लिख दो विच इज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। एजुकेशन में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी बेहतर और तेज़ी से होता है इकोनॉमी में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। चूँकि एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है भाई? तो जिसमें हम ह्यूमन को एज ह्यूमन कैपिटल कन्वर्ट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग वेरियस स्किल, नॉलेज, आइडियाज़, एक्सपर्टीज़। तो इन सारी चीज़ों में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए, इन सारी चीज़ों को अगर बढ़ाया जाए तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो बनता है। तो ये एक सोर्स आप लिख सकते हैं। आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एज वेल, इन्वेस्टमेंट इन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आप लिख सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। हमसे यहाँ एक ही पूछ रहा है तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट का आंसर किया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे हमसे कहता है व्हेन वाज नाबार्ड स्टैब्लिश्ड। नाबार्ड का नाम हम सब ने सुना हुआ है। तो कह रहा है कि नाबार्ड स्टैब्लिश कब हुआ था। 2 मार्क्स में है, एक काम आप कर सकते हैं, आप इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं। नेशनल
एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। फिर आप इसमें लिख सकते हैं इट वॉज, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि ये स्टैब्लिश कब हुआ, तो इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन, ये हम लोगों ने टर्म 1 के लिए भी प्रिपेयर किया था, विच इज़ 12 जुलाई 1982 में। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना करी गई थी और इस बैंक का मेन पर्पस है कि ये रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट को फोकस करता है। उसी के अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम में मतलब नाबार्ड में कई तरह के ऐसे प्रोग्राम्स को इंक्लूड करे गए सो दैट कि एग्रीकल्चरल फार्मर्स जितने भी हैं उनको रूरल एरियाज़ में क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट को बढ़ा पाएँ और ओवरऑल रूरल एरियाज से अगर वो बिलोंग कर रहे हैं ऑफ कोर्स तो रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट भी बढ़ जाए। तो नाबार्ड का स्टैब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982 को किया गया था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इन विच कंट्री वॉज द कैंपेन नेम्ड द ग्रेट लीप फॉरवर्ड लॉन्च्ड। एक प्रोग्राम का नाम हम लोगों ने सुना है, हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ है, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। कह रहा है कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो कैंपेन है, ये किस कंट्री में लॉन्च किया गया था। तो सबसे पहले तो आप इसके बारे में बता दो कि ये जो है इसको हम शॉर्ट में GLF के नाम से भी जानते हैं एंड दिस कैंपेन वॉज स्टार्टेड इन चाइनीज़ इकोनॉमी, चाइना, इन 1958। चूँकि समय नहीं पूछ रहा बट सिर्फ लॉन्च्ड लिखा हुआ है, इन विच कंट्री, आपसे सिर्फ कंट्री का नाम पूछ रहा है बट एक आध वर्ड आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैंपेन जो है वो चाइना में स्टार्ट करी गई थी 1958 में। तो ये आपका हो गया है आंसर कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7 का भी। बहुत ही सिंपल है, सिंपल तरीके से पूछा गया है और जितना पूछा गया हम उतना ही बता रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली आप आंसर ऐसे करेंगे। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कंप्लीट। और हम लोगों ने ग्रुप ए के सारे क्वेश्चंस के आंसर कर लिए हैं और अब देखते हैं ग्रुप बी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को। तो ग्रुप बी के आंसर्स को हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।